सुबह 10 बजे वो आहद के साथ हॉस्पिटल आई थी। उन्हें देखा एक पल को एहसन इब्राहिम ठटके थे। क्या ये राना थी? टूटी बिखरी हारी हुई राना उनके सामने थी। राना की निगाहें उनसे मिली थी, लेकिन अगले ही पल वो निगाहें तो क्या रुख ही फेर गए थे। राना के दिल को तकलीफ हुई तो वो आगे बढ़ी थी। समीना, तुम मिन्हा को लेकर घर चले जाओ। आहद तुम दोनों को ले जाएगा, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। उनका दुख से बोझल लहजा राना का दिल लर्जा गया था। मेरा बेटा एहसन, मेरा बेटा कैसा है? राना उनके बाजू हाथ रखते बढ़ाई हुई आवाज़ में पूछ रही थी। 20 सालों के बाद राना उनके सामने थी, लेकिन क्या वो राना थी? समीना ने उन्हें देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। तुम्हारा ही किया दरा काट रहा, मेरा बेटा कैसा होगा? वो उन्हें देखे बगैर होंठ बेंच का बोले थे। पैदा किया है मैंने उसे, मैं कैसे उसकी इस हालत की जिम्मेदार हो सकती हूँ? वो हल्की सी आवाज़ में चिल्लाई थी। चिल्लाओ मत। एहसन साहब ने पलट कर उन्हें देखा था। आहद ने बेबसी से ऊपर देखा था। मेरी मानता तो ये सब ना होता। उसकी हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। राना ने एक तेज़ नज़र समीना पर डाली थी। समीना आज भी उनकी तेज़ नज़र ना बर्दाश्त करते हुए अपना रुख मोड़ गई थी। एहसन साहब को राना की अभी भी अपनी हठधर्मी पर कायम होने पर अफसोस हुआ था। तुम्हें पता है राना, जो इंसान अल्लाह की नेमत की बेकदरी करते हुए उसे रोलता है ना, तो वो रब उस नेमत को ज़्यादा देर उसके पास नहीं रहने देता। एहसन साहब की आवाज़ में अब दुर्शतगी नहीं थी। राना ने ना समझी से उन्हें देखा था। वो रब उमर जैसा बेटा तुम जैसे इंसान को एक नेमत के तौर पर देता है कि देख मेरा बंदा अब शुक्र करता है या नहीं, लेकिन तुम जैसा नाशुक्र बेकदर बदजुबान मगरूर इंसान जो कभी सुधर नहीं सकते, उनसे वो ये नेमत छीनने में एक पल भी नहीं लगाता। राना, एहसन साहब के अल्फाज ने राना को एक पल में जैसे अर्श से फर्श पर लापटा था। समीना ने तड़प कर उन्हें देखा था। नहीं एहसन, ऐसा नहीं कहो ऐसा। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। समी नहीं रो, तुम्हारी दुआएं की तो एक माँ की तरह अब तक उस पर साया किए हुए हैं। दुआ करो उसके लिए। एहसन साहब ने उन्हें संभाला था। राना ने गायब दिमागी से दोनों को देखा था। समीना झोली उठाकर रोती तड़पती उसकी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। क्या वाकई वो माँ कहलाने के हकदार भी थी? वो 2 कदम पीछे हुई थी। दोपहर 12 बजे आहद ज़बरदस्ती उन्हें घर लाया था। मिन्हा और समीना भी साथ थी। समीना ने अपने बाप के घर को नम आंखों से अकीदत से देखा था। क्यों आऊँ मैं यहाँ? ये मेरा घर कभी था ही नहीं। तुम्हारे बाप ने मुझे बेइज्जत करके निकाला है इस घर से, और तुम फिर मुझे यहाँ ले आए हो। वो आहद का हाथ झटक कर चलाई थी। मामा प्लीज़, बाबा ने आपको घर से जाने को नहीं कहा था। आहद बेबसी से बोला था। समीना को उस पर तरस आया था, और वो तो अपने आप में ही नहीं थी। वो कब से आई, बस ऊपर जाती सीढ़ी को घूर रही थी। एहसन ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि ये घर मेरा नहीं। इसी बात ने तो राना का सारा गुरूर छीना था। बल्कि ये घर जिसका है वो उसे यहाँ ले ही आए हैं। वो समीना को देखकर बोली थी, बाबी ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। बाबा आपको इस घर में लाए थे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। अल्लाह के करम से मैं यहाँ से चली जाऊँगी। समीना नम लहजे में बोली थी। मेरा घर? तंज कहते हुए राना ने मुंह फेरा था। अम्मा, आप मीनू को लेकर इस कमरे में चली जाएं। आहद ने सामने कमरे की तरफ इशारा किया था। समीना की निगाहें दरवाजे पर रुक सी गई थी। वो उनका अपना कमरा था। एहसन साहब ने समीना के लिए उनकी शादी से पहले वाला उनका अपना कमरा पहले ही ठीक करवा दिया था। आओ मीनू। उन्होंने मिन्हा को ले जाना चाहा था। अम्मा वो आ गए होंगे, मैं उनसे मिल कर आती हूँ। अपना हाथ छुड़वाते हुए सीढ़ियों की तरफ आगी थी। मिन्हा समीना ने उसे थामना चाहा था, लेकिन वो उनकी गिरफ्त से निकलती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। मीनू मीनू मेरी बात सुनो। आहद ने तेज़ी से उसे जा लिया था। राना की नज़र उसी पर थी। आहद वो मैं देखती हूँ, शायद वो आ गए। वो ऊपर इशारा करते बोली, वो आएंगे तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। तुम अभी इधर आ जाओ आने के रूम में। आहद उसे बाजू के घेरे में लेकर कमरे में छोड़ आया था। कुछ सेकंड बाद वो कमरे का दरवाज़ा बंद करता बाहर आया था। राना अभी तक खराब मूड के साथ खड़ी दाखिली दरवाजे को देख रही थी। मामा प्लीज़ जाइए अपने रूम में। वो जैसे थक सा गया था। तुम्हारे बाप के घर में आ गई हूँ, लेकिन इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारे बाप के कमरे में भी चली जाऊँगी। वो सर झटक कर बोली थी। आहद ने अफसोस से उन्हें देखा था। मामा मेरी बस है अब। वो दोनों हाथ जोड़ता नम लहजे में बोला था। राना साकत हुई थी। बायान उसका नाम लेते ही उसकी आंखें झलक पड़ी थी। वो इस हाल में है और आप अभी तक अपनी ईगो को लेकर बैठी हुई हैं। पहले उमर इब्राहिम और एहसन इब्राहिम ने उन्हें आईना दिखाया था, तब वो वाकई उसे अपनी अना का मसला बनाती घर ही छोड़ गई थी। और अब आहद इब्राहिम उनके सामने खड़ा था। आपको ये घर चाहिए ना? हम सब चले जाएंगे यहाँ से। मैं, बाबा, बायान, आनी, मीनू सब चले जाएंगे यहाँ से, बस एक बार।
मामा बस एक बार, वो उंगली उठाते रोते हुए बोला, मामा बस एक बार बयान ठीक हो जाए, हम सब चले जाएंगे यहाँ से, फिर रहिएगा आप यहाँ अपने घर में, कोई भी नहीं होगा आपके साथ। फिर आपकी बार वो चलाकर कहता सीढ़ियों चढ़ गया था और राना सामने दीवार को देखती रह गई थी। मामा ये देखिए, मुझे स्टार मिला है। 5 साल उम्र उनकी तरफ भागता हुआ आया था। बेटा आनी को दिखाओ, मामा को बाहर जाना है। वो उसको एक हाथ से हटाती बाहर जाती बोली, मामा आहद को इतना तेज़ फीवर है। 6 साल उम्र के लहजे में बाई के लिए फ़िक्रमंदी थी। आया कहाँ है, तुम्हें कैसे, तुम्हें पैसे किस लिए देती हूँ, 2 बच्चे नहीं संभाले जाते तुमसे। वो गुस्से से चीखी थी, मामा कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप चलेंगी ना। 10 साल आहद आज से पूछ रहा था। अपने बाबा से कहो बेटा कल मैं बिज़ी हूँ। फिर सारी ज़िंदगी वो सोचती रही ऐसा ने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। सारी ज़िंदगी उन्होंने उन दोनों को नज़रअंदाज किए रखा। कभी दुबई के टूर, कभी हैदराबाद, सखर, दूर दराज इलाकों में लोगों के मसले हल करने के चक्कर में वो अपने बच्चों से 2-2, 3 दिन दिल मिल ना पाती थी। आपने बस ये देखा कि आप उनसे नफ़रत करती हैं और आपने उन्हें उनके बाप के घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। ऐसे निकाला कि आज तक वो इस घर में पलट कर नहीं आए। उनसे नफ़रत थी, लेकिन मैं तो आपका बेटा था ना। मामा मेरी तकलीफ़ नहीं देखी थी आपने। आपको उमर का एक एक लफ्ज़ आज सच बन कर उनके सामने खड़ा था। सच ही तो कह रहा था। उनके दिल से आवाज़ आई थी, आपको ये घर चाहिए ना। आहद की आवाज़ पर उन्होंने चारों जानब देखा था। कैसी घर के लिए ही उन्होंने ना चाहते हुए भी अहसन से शादी नहीं की थी। वो खुद को गेस्ट रूम में मुकीद की अपना एहतसाब कर रही थी तो सारा कसूर उनको अपना ही दिखाई दिया था। 2 दिन की तकलीफ से ज़्यादा इंतज़ार के बाद वो कोमे में चला गया था। हो सकता है वो कल होश में आ जाए, हो सकता है हफ्ते महीने लग जाए। ये पेशेंट की विल पावर पर डिपेंड करता है। ये भी हो सकता है पेशेंट कभी होश में ना आए। बाकी अल्लाह की मर्जी, आप दुआ करें। डॉक्टर ने कोमा के मरीज़ को सूरत हाल वाज़ह तौर पर बताई थी। वो पूरे कद से ज़मीन पर आ गिरी थी। राना को लगा उनकी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लूट चुकी है। आहद और एहसान साहब मिन्हा को संभाल रहे थे। अरसान अपने भाई के गले लगा रो दिया था। सब एक दूसरे का दुख बांटने में मगन थे। एक वही अकेली थी, उसके पास तो कोई कंधा भी नहीं था जिस पास सहारा का वो रो रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ था असली दौलत और रिश्ते होते हैं। आज वो तही दामा रह गई थी। उनकी निगाह अपने दोनों हाथों पर गई थी। कुछ भी तो बाकी नहीं रहा था उनके पास। हता के शाला ने भी अपनी औलाद के हाथों उनसे आंखें फेर ली थी और उन्होंने अपनी औलाद को कहाँ पहुँचा दिया, मौत के मुंह में। और क्या इस वजूद की हालत की जिम्मेदार भी वो थी। उनकी नज़र स्ट्रेचर पर लेटी बेसुध मिन्हा पर गई थी। होंठों पर सख्ती से हाथ जमाकर उन्होंने सिसकी रोकी थी। उसे होश आया तो समीना और आहद उसके पास से वो एकदम उठ बैठी थी। वो 2 दिन हो गया मैं उनसे मिली नहीं। वो तो पहले ही मुझसे नाराज़ थे। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आहद ये समीना उसकी हालत देखकर रोते हुए आहद से बोली थी, अम्मा आप हौसला रखे, मैं देखता हूँ उसे। वो उनको तसल्ली देता उसके पीछे बाहर लपका था। मिन्हा मीनू। आहद ने उसका हाथ पकड़कर रोका, तुम्हें बताया है वो कहाँ है। वो उसे देखकर बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछ रही थी। मैं ले चलता हूँ। वो उससे लिए उसके कमरे में आया था। अरसलान दीवार से टेक लगाया खड़ा था। राना नडहाल सी आंखें बांध के सोफे पर सा रखे हुए थी। ऐसा शाम किसी को फोन करते उसे कमरे में दाल होते देखा रुके थे। अरसलान ने उसे देखा, अपना नीचा लब शिद्दत से दांतों में दबाया था। दरवाजे पर आकर वह रुकी थी, नजरें उसी पर थी। वो रोशन आंखें आंच बांध थी। वो मुस्कुराते लब एक दूसरे में पेवस्त थे। एक बेसुध लेटा हुआ था। वो बेसुध लेटा हुआ था। पेशानी पर पड़े बाल आज साकत थे। वो धीरे धीरे चलती उस ताकाई थी। मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। वो रुकी थी। राना ने उसकी आवाज़ पर आंखें खोली थी, जो उसके पास खड़े होकर बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। समीना दरवाजे में खड़ी लेबू पर हाथ रखे सिसकी रोक रही थी। एक बार माफ़ कर दे अपनी मन्हा को। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब कभी आपसे अलग होने की बात नहीं करूँगी। वो उस पर झुकी थी। आपकी उसकी आवाज़ बढ़ाई थी। मैं मानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन एक बार आंखें खोल कर मुझे देखे तो। उसने उसके दाएं बाजू पर हाथ रखा था। उसकी आंखों से निकले आंसू उमर के चेहरे पर गिरे थे। आहद ने उमर के बाजू पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। आहद की आंखें क्यों नहीं खोल रही। उसने गर्दन घुमा कर भीगी आंखों से आहद को देखा था। वो रो रही थी, लेकिन उस हाथों ने आज उसके आंसू साफ नहीं किए थे। उसे तकलीफ हुई थी। राना यह टक उस लड़की को देख रही थी जिससे उनके बेटे ने बेसहारा मोहब्बत की थी, जिसके नाम के साथ उनके बेटे का नाम जुड़ा था। कहा था ना मैंने इतनी मोहब्बत नहीं करी, मुझसे नज़र लग जाती है। लग गई ना नज़र। वो अब उसको देखते रोई चली जा रही थी।
आहद ने उसे पीछे से थामा था। अरसलान की बंद आंखों से आंसू निकले थे। राना उसको देखते देखते सिसकी थी। मैंने इनसे कहा था, मैं बाबा को खो चुकी हूँ, मैं उनको नहीं। फिर भी आहद, इनसे बोलो ना। आंखें खोले। वो ज़ारों कतार रो रही थी। आहद ने उसे दोनों बाजू में संभाल कर उसे लगाया था। वो एहसन की तरफ बढ़ी थी। बाबा, मुझे उनके बगैर जीना नहीं आएगा। इनसे बोले। आंखें खोले। बाबा, वो उनके कंधों से लगी अब नढाल सी होने लगी थी। ये तूने अच्छा नहीं किया जिगर। अरसलान से मजीद ना देखा गया। वो कमरे से निकल गया। एहसन साहब उसे कराची के निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा चुके थे। उसके इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर की टीम को बुलवाया गया था। पर साहब का यही कहना था कि कोमा के मरीज कभी भी ठीक हो सकते हैं या सारी ज़िंदगी ठीक ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, मेरी सारी दौलत भी मेरे बेटे काम नहीं आई। एहसन साहब रो दिए थे। बेबसी से बेबसी ही बेबसी थी। उसे कोमे में गए 8 दिन था। अभी सुबह के 9 बजे से समीना, एहसन साहब और राहत तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। एहसन, तुमने सिर्फ चाय पी है, कुछ खा लो। समीना ने उनके आगे अंडे और ब्रेड की डिश रखी थी। नहीं स्वामी, दिल नहीं चाह रहा। वो नफ़ी में सर हिलाते बोले। एहसन, ये एक थोड़ा सा। वो इल्तजाई अंदाज में बोले थे। एहसन साहब ने एक स्लाइस उठाया था। आहद, ये बेटा। उन्होंने आहद को देना चाहा था, जिसने चाय को भी हाथ नहीं लगाया था। वो सामने दीवार पर गैर मरे नुक्ते को देख रहा था। जी मैं ले रहा हूँ। आंखें चुराते हुए उसने जूस का जग उठाया था। समीना ने नाक आंखों से दोनों की तरफ देखा था। कितना मुकम्मल मंजर था। और वो कहाँ थी? किसी ने भी उन्हें याद नहीं किया था। आहद ने उस दिन के बाद से उनसे बात तक नहीं की थी। एक वही था जिसने नाराज़गी में भी उनसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ी थी। एहसन साहब और आहद जाने के लिए खड़े हुए थे। मेरा सलाम कहना। उसे आहद का माथा चूमते हुए उन्होंने भीगे लहजे में कहा था। आहद ने न जाने कैसे हुस्बा काबू पाकर सवाल में सर हिलाया था। तुम आओगी ना हॉस्पिटल? एहसन साहब ने उनसे पूछा था। आऊँगी, बस मिन्हा उठ जाए। वो आ बढ़कर बोली थी। ठीक हो जाएगी समीना। वो दोनों उनसे मिलकर चले गए थे। ए अल्लाह, मेरे बच्चों को ठीक कर दे मौला। अमजद भी के लहजे में बावाज़ बुलंद कहकर उन्होंने अमजद को आवाज़ दी थी, जो फ़ौरन से किचन से निकले थे। ये उठा लो अमजद। उन्होंने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया था। छोटी बीबी, ये तो सारा नाश्ता वैसा कि वैसा ही पड़ा है। कल रात भी किसी ने ढंग से कुछ नहीं खाया था। अमजद की आवाज़ नम थी। किसी के हलक से कुछ नहीं उतरा। अमजद आहिस्ता अंदाज में बोले थे। जब उनकी नज़र कमरे के दरवाजे पर खड़ी राना पर पड़ी थी। अरे भाभी आइए। वो आगे बढ़ी थी। राना उन्हें अब बहुत कमज़ोर सी लगी थी। बिखरे बाल न जाने कब से संवारे गए थे। सलवट ज़्यादा सूट समीना को उन पर तरस आया था। रज़िया भाभी के लिए नाश्ता लाऊं? लाओ। उन्होंने आगे बढ़कर राना का हाथ थामा था, लेकिन राना की अगली हरकत समीना को साकत कर गई थी। मुझे माफ़ कर दो समीना। राना ने अपने दोनों हाथ उनके आगे जोड़े थे। मुझे माफ़ कर दो समीना, कुदरत की सज़ा ही बहुत बड़ी है। तुम राना की आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या क्या कर रही हैं भाभी? समीना ने उनके जुड़े हाथों को अपने हाथों में थामा था। राना फूट फूट कर रो दी थी। उन्होंने राना को सोफे पर बैठाया था। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, सही कहते हैं एहसन। मैं एक नाशुक्री नाकदरी औरत हूँ। अपनी नाकदरी में हीरे जैसे रिश्ते अपने हाथों से गंवा दिए। राना का हर लफ्ज़ पछतावे में डूबा हुआ था। तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें तुम्हारे भाई की नज़रों में गिराकर तुम्हें तुम्हारे बाप के घर से निकाला, और आज देखो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना रिश्ते, ना इज़्ज़त, ना गैरत। उन्होंने बेतहाशा रोते हुए अपने दोनों हाथों को देखा था। भाभी, मैं आपसे कभी नाराज़ नहीं हुई। आपने तो अनजाने में मेरे साथ उस्मान की शक्ल में नेकी कर डाली थी। समीना ने रोते हुए उनके हाथों को थामा था। उस्मान और मिन्हा, रब ने मुझसे कुछ लिया तो बदले में मुझे अपना इनाम दिया। ये दोनों रिश्ते मेरे लिए रब का इनाम है भाभी, और आप ही की बदौलत मुझे उस्मान जैसा मर्द अता हुआ। आप सब भूल जाएं। समीना ने उनके आंसू पोंछे थे। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है समीना, ना एहसन, ना आहद, और वो भी नाराज़ था। क्या करूँ मैं बहुत बुरी औरत हूँ, बुरी बीवी, बुरी भाभी और बुरी माँ। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। अमजद और रज़िया किचन के दरवाजे पर खड़ी वक्त को बदलते देख रही थी। समीना ने रज़िया से पानी लाने को कहा था। वो दौड़ती हुई पानी लाई थी। मेरा बेटा, मेरा उम्र, मेरी वजह से वो दौड़ ही हो रही थी। समीना को इन्हें संभालना मुश्किल हुआ था। ये पानी पिए, वो ठीक हो जाएगा भाभी, रब करम करेगा। आप माँ हैं, आप दुआ करें भाभी। समीना ने गिलास उनके लबू से लगाया था। 2 घूंट लेकर उन्होंने गिलास लबू से हटाया था। तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी दुआ लगी कि उसे, मैंने तो कभी उसे दुआ भी नहीं दी। मुझे नहीं याद समीना, तुम दुआ करो, वह बच जाएगा। अल्लाह से कहो उसकी माँ एक बूढ़ी औरत है, तुम उसकी अच्छी माँ हो।
उन दोनों को मुझसे शिकायतें हैं। राना की बातों पर समीना रो रही थी। मीना अपनी ही दुनिया में रहती थी। 10 बजे वो उठी थी। बामुश्किल नाश्ता करके वो ऊपर उसके कमरे में चली गई थी। सारे कमरे की डस्टिंग करने के बाद वो अब उसकी तरतीब से रखी चीज़ों को दोबारा जगह पर रख रही थी। जब समीना उसे हॉस्पिटल ले जाने आई थी, वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। रात को अरसलान या आहद में से कोई ना कोई उसे रोकता था। सुबह समीना और राना उसके पास होती थी। अरसलान को ज़बरदस्ती घर भेजना पड़ता था और वहाँ से एक पल को भी हिलने को तैयार नहीं होता था। पर राना और समीना और शाम को आहद के साथ उसके पास आते थे। आहद कभी भी उसे अकेला नहीं जाने देता था। ये इस प्रोजेक्ट पर अपना ख्याल किए बगैर दिन रात एक करके काम कर रहा था। अरसलान दीवार से टेक लगाए उस पर नज़रें टिकाए बोल रहा था, मैंने बहुत बार इससे कहा था यार, ऐसा भी क्या पागलपन, बंदा खुद को भी भूल जाए। वो रुका था। पता है उसने क्या कहा था? उसने अब सामने बैठे आहद को देखा था जो चुपचाप उसे सुन रहा था। अर्शी यार, ये प्रोजेक्ट आहद के नाम का है। मुझे उसे गाड़ी लेकर देनी है और मैं चाहता हूँ उसे खालिस अपने पैसों से गाड़ी लेकर दूँ। आहद की आंखें नम हुई थी। वो अब तक यही समझता आया था कि वो अभी उसे गाड़ी लेकर ही नहीं देना चाहता। मुझे कहता था यार, आहद को लगता होगा मैं उस पर सर्दी करता हूँ, लेकिन यार मैं अपने भाई को हमेशा खुद से एक कदम आगे देखना चाहता हूँ। चाहे वो एकेडमिक रिकॉर्ड हो या बिजनेस की दुनिया हो। आहद इब्राहिम को उमर इब्राहिम से हमेशा को 2 कदम आगे रहना है। आहद की आंखों से खामोशी से 2 आंसू गिरे थे। बहुत प्यार करता है तुमसे, बल्कि सबको अपनी ज़ात से पहले रखता है मेरा यार। अरसलान ने धुंधलाई आंखों से उसे देखा था। और अरसलान अली को तो सारी ज़िंदगी अपना मकरूज कर दिया है कमीने ने। वो अपनी आंखों को मसलते हुए मोहब्बत से हंसते हुए बोला था। आज उसे कोमे में गए हुए 1 हफ्ता होने को आया था। वो वैसा ही था, चुप साकत, वो सब की परवाह करने वाला। आज 1 हफ्ते बाद भी खामोश था। रज़ा, वसीम, हीरा और नम उसे अक्सर देखने आते रहते थे और वो भी खामोश होकर रह गई थी। बराए नाम खाती, कोई बात करता तो करती, वरना चुपचाप उसके कमरे में बैठी रहती। सारा दिन वहीं रहती, रात सोती नीचे समीना के साथ ही। राना और एहसन साहब में खता तलक बरकरार था। एहसन साहब की घर में मौजूदगी में राना अपने कमरे तक महदूद रहती थी। समीना ने आहद की खबर ली थी। उसने शर्मिंदगी से चूर माँ से अपने रवैये की माफ़ी मांग ली थी। बेगम साहिबा, आपसे कोई साहब मिलने आए हैं। वो नमाज पढ़कर अभी लाउंज में बैठी थी कि रज़िया ने किसी के आने की इत्तला दी थी। कौन है? वो हैरान हुई। पता नहीं जी, चौकीदार ने बताया वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। आहद हॉस्पिटल और ऑफिस गए थे। घर में मीना और समीना थे। अंदर भेज दो। उनकी इजाज़त देने पर कुछ लम्हों बाद कोई उम्र जितना खुश शक्ल नौजवान लड़का लाउंज में दाखिल हुआ था। राना ने गौर से उसे देखा था। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसे बैठने का कहकर वो उससे बोली थी। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हम कभी मिले नहीं। मुझे बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस मिला है। वो मुस्कुराकर बोला था। राना ने हैरत और नासमझी से उसे देखा था। मेरा नाम अदील हाशमी है और मैं लैला का दोस्त हूँ। राना के चेहरे पर अभी भी हैरत रकम थी। किचन से निकलती वो लैला का नाम सुनकर बेइरादा रुकी थी। आई नो आप हैरान हो रही है, मैं लैला की बात आपसे क्यों कर रहा हूँ। वो उनके चेहरे पर शाही हैरत देखता खुद ही बोला था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं लैला से शादी करना चाहता हूँ। 2 साल हो गए हैं उसे प्रपोज करते करते, पर उसकी एक ही जिद थी। वो रुका था। उसकी जिद थी कि पहले वो उमर इब्राहिम को बर्बाद करेगी। राना के सर पर पहाड़ गिर पड़ा था। वो मिन्हा लड़खड़ाए थे। उसने करीबी दीवार का सहारा लिया था। मैं शायद आपको ये सब कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं आज शाम की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सुना कि उमर इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है तो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा बंदा है, बराह रास्त कभी मिला नहीं, पर बिजनेस में बड़ा नाम सुना है उसका। वो बता रहा था और राना साकत सी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। मुझे पता है आप हैरान रह गई हैं, पर मैंने सोचा कि उमर आपका बेटा है और आपको लैला के इरादे के बारे में पता होना चाहिए। राना बगैर पलक झपकाए उसे देख रही थी। मैं 2 साल से उससे शादी करना चाहता हूँ, पर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अल्लाह ने उमर इब्राहिम को भी लैला से बचा लिया। उसने मुझे बताया कि उमर ने अपनी कज़न से निकाह कर लिया है और अब इस निकाह को ख़त्म करने के लिए उसे बस कुछ ही वक्त लगेगा, क्योंकि लैला का साथ उमर की अपनी माँ यानी आप दे रही हैं। उसके अल्फाज राना की शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल गए थे। मैं समझ गया था जिस उमर ने यह निकाह किया है उसकी मदर कभी भी राज़ी नहीं होगी। मैंने लैला को बहुत समझाया कि वो अब उमर को भूल जाए। मैं अभी भी उससे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि वो रुका था।
जिस दिन उमर अपनी बीवी को तलाक देगा उसी दिन उसी पर मैं निकाह करूंगी, लेकिन उमर से नहीं तुमसे। उसकी बात पर मिन्हा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने होंठों पर हाथ रखा था। वो खड़ा हुआ था। मेरा निकाह मेरी कज़न से फ़ाइनल हो चुका है और अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ। वो अब खड़ा हुआ था। आप शुक्र करें कि अल्लाह ने आप पर लैला की असलियत वाज़ा कर दी। अब चलता हूँ आंटी। वो चलते चलते मुड़ा था। और हाँ, मैं दुआ करूँगा आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। आमीन, अल्लाह हाफिज़। वो मिन्हा पर एक निगाह डालता चला गया था। वो जैसे होश में आई थी, मुँह पर हाथ रखे सिसकी रोकते ऊपर भागी थी। उसने लैला के ना पर उसे कितनी अजियत दी थी। आज उनको बेटे की सारी तकलीफ़ें अपने दिल पर लगी थी, जो वो लैला के बायस उसको देती आई थी। वो लान में कुर्सी पर दोनों पाँव ऊपर किए बैठी थी। गेट के अंदर दाखिल होती गाड़ी को देखा। वो पूरी जान से कांपी थी। सब कुछ बुलाकर वो गेट की तरफ भागती। वो अचानक गाड़ी के सामने आई थी। उसको गाड़ी की जद में आने से बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगे थे, पर वो परवाह किए बगैर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ी थी। पर वहाँ ज़ुबैर को देखा। वो साकत खड़ी रह गई थी। वो भाभी जी अरसलान बाई ने सर्विस करवा कर भिजवाई है। वो उसकी हालत देखा आहिस्ता से बोलकर गाड़ी आगे ले गया था। ये चाबी इधर दो। उसके हाथ से की चेन लेकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलती ड्राइविंग सीट पर बैठ के ज़ुबैर ने दुख से उसे देखकर चौकीदार बाबा को देखा था, जिन्होंने इशारे से उसे वहाँ से हटने को कहा था। वो पिछले 15 मिनट से गाड़ी में थी। ज़ुबैर ने आहद को फ़ोन कर डाला था, जो कि सो रहा था। क्या हुआ ज़ुबैर? बोलो। वो टाइम देखता बोला। भाई आप ज़रा बाहर आइए। वो उसे देखा बोला था। ज़ुबैर के ज़ोर देने पर वो कुछ सेकंड में बाहर आया था। भाई भाभी जी, वो नम लहजे में बोलता गाड़ी की तरफ देखने लगी थी। उसकी गाड़ी को देखा आहद के दिल को कुछ हुआ था। वो पिछले 15 मिनट से गाड़ी में है। ज़ुबैर अपनी आंखें रगड़ता वहाँ से चला गया था। वो गहरा सांस भरकर फ्रंट सीट की तरफ आया। मीनू उसके बराबर फ्रंट सीट पर बैठते हुए हल्के से पुकारा। बार साला के शायद सो गई थी। रुखसार पर आंसू के निशान थे। उसके पुकारने पर हड़बड़ा कर आंखें खोली थी। कुछ लम्हे उसे देखने के बाद वो नफ़ी में सर हिला गई थी। सब कहते तुम मेरे जैसे हो, पर आज तो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे हाथ सब उनके जैसे हैं। वो उसका हाथ अपने हाथों में लेकर भीगी आंखों से बोली थी। वो कुछ भी बोले बगैर उसे देखे गया था। फिर जैसे कुछ याद आने पर चूम कर उसे देखा बोली, पर आहद तुम वो नहीं, वो हैं आहद। उनसे बोलो ना आप अब आ जाए। उसके कंधे से लगी रो दी थी। ज़ुबैर ज़ुबैर। आज ऐसा था वो आहद हाफिज़ गए थे। राना समीना के कमरे में कुरान हवानी रखवाई थी। वो एक सिपारा पढ़कर बाहर आई थी। जी भाभी जी। वो एकदम दौड़ता हुआ आकर सर झुकाए पूछ रहा था, मुझे बाहर जाना है। वो उसकी गाड़ी को देखती बोली, जी भाभी 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो घर के लिए मुहतस गाड़ी की तरफ बढ़ने को ही था जब उसने रोका। सुनो, रुको, ये लो। ज़ुबैर उसकी आवाज़ पर एकदम मुड़ता ठटका रुका था। ये भाभी जी इसमें। वो उसके हाथ में सिल्वर की चेन देकर अटक अटक कर बोला था, हाँ मुझे इसमें जाना है। वो कतियत से बोली थी, हाथ हनूज से बढ़ाया हुआ था। ये ले जाओ इसे। पीछे से राना की आवाज़ आई थी। मिन्हा ने पलट कर नहीं देखा था। वो सर हिलाता उसके हाथ से चाबी लेकर गाड़ी की तरफ मुड़ा था। राना अंदर चली गई थी। गाड़ी में बैठते उसने गहरा सांस लिया था, पर उसके महसूस खुशबू मफकूद थी। उसका दिल कर लाया था। वो आंखें बंद करके सर सीट की पुछ से टका गई, भाभी जी कहाँ जाना है? जब ज़ुबैर के बाद उसे वापस होश में लाई थी, हॉस्पिटल। वो कहकर बाहर देखने लगी थी। माफ़ कीजिएगा भाभी जी, मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। वो बड़े एहतरामन पर मजबूरन अंदाज में बोलता उसे बुरी तरह चौंका गया था। क्यों? वो तेज़ लहजे में पूछ रही थी। वो जी। वो हिचकिचाया था। बोलो क्यों नहीं जा सकते हॉस्पिटल? वो गुस्से से बोली थी। वो जी आहद भाई ने मना किया था कि वो बेचारा बुरा फंसा था। तुम्हें आहद ने मना किया है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना। वो तसव्वुर में आहद का सर फाड़ चुकी थी। जी। वो डरते डरते बोला, कहाँ है वो इस वक्त? वो आपके हमवार लहजे में बोली, आफिस। वाहिसा से मिनमनाए, आफिस चलो। वो आराम से बोली थी, आप आफिस जाएंगी? वो हैरत से अचानक पूछ बैठने की गलती कर गया था। क्यों? अब आफिस ले जाने से भी मना किया है तुम्हारे भाई ने? वो चाहता था आपका बोलती उसे मज़ीद हाइप कर गई थी। नहीं, आपको ले चलता हूँ। वो सादत मंदी से सर हिला गया। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। वो मैं एंट्रेंस से दाखिल होती आगे बढ़ी थी। जब रिसेप्शन पर बैठी लड़की के पीछे से आवाज़ आई थी। वो रुकी थी, गहरा सांस भरकर पीछे मुड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती वापस आई थी। मिसेज़ उमर इब्राहिम। वो ठहर ठहर कर बोली थी। खुद अपने ही अल्फाज उसके दिल में तलातम बर्पा कर गया था। ओह आई एम सॉरी मैम। वो हड़बड़ाई थी। वो आगे बढ़ी थी जहाँ वो पहले भी आ चुकी थी। वो सारे पल उसकी आंखों को नम करके वो आंखें बंद करके भी चलती तो उसके कमरे तक पहुँच जाती। उसे सब भूल
उसे सब भूल चुका था, वो यहाँ क्यों आई थी याद था, तो वो उसे लगा वो अपने कमरे में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा होगा। उसके कमरे के बाहर रुका, उसने अपने दिल पर हाथ रखकर उसे संभाला था, जो कि सरपट दौड़ शुरू कर चुका था। उसने हैंडल पर हाथ रखा, कमरा लॉक था। वो ठटकी थी। कमरा लॉक है बेटा, आप रुके, मैं चाबी लाता हूँ। ये तो उसी दिन बड़े साहब ने बंद करवा दिया था। ये अल्फाज उसे बेदर्दी से होश की दुनिया में फेंक चुके थे। वो यहाँ बस 22 सालों से एहसान साहब के साथ है। सब पीएन के हेड कहीं तो गलत नहीं होगा। वो यहाँ 20 सालों से एहसान साहब के साथ थे। सब पीएन के हेड कहें तो गलत नहीं होगा। उस दिन उमर ने खास तौर पर उसका तारफ़ करवाया था। दरवाज़ा खुल चुका था। आप जाइए कमरे में। उसकी ज़िंदगी की तरह अंधेरे ने उसे जुमला पूरा करने नहीं दिया था। उसी अंधेरे से वहशत हुई थी। दाएं हाथ पर बोर्ड पर हाथ मारते सारे स्विच दबा गई थी। कमरा पल में रोशन हुआ था। दरवाज़ा बंद करके वो दरवाजे से पुश्त लगाए नीचे बैठती चली गई थी। यहाँ भी नहीं आप, मुझे पता है आप इस वक्त कहाँ हैं, पर दिल आपको वहाँ देखना नहीं चाहता। वो ज़मीन पर बैठी फूट फूट कर रो दी थी। 5 मिनट रोने के बाद वो उठी थी। उसके टेबल पर उसका लैपटॉप पड़ा था। कमरा साफ़ सुथरा था, मतलब रोज़ साफ़ होता था। हर चीज़ उसके वजूद की तरह साकर थी। उसका दिल घबराया था। वो एकदम से एक तरफ बनी वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। जे खोलते ही उसकी महसूस खुशबू उसके नतनों से टकराई थी। उसका दिल रोया था। मुँह बाहर सके सिसकी रोकी थी। वो अक्सर यूनिवर्सिटी से ही मीटिंग के लिए जाता था, इसलिए उसके कुछ 2 पीस कुछ 3 पीस टाइयाँ, उसके जूते यहाँ भी रखे थे। आपके साथ साथ मैं इस खुशबू को भी मिस करती हूँ। वो उसका ब्लैक कोट अपनी बाहों में बेच कर आंखों से लगाती भी आंखों से मुस्कुरा कर बोली थी, तो आप हमें देखने चली गए हैं। उसके मुस्कुराते लहजे की बाजगश उसके कानों से टकराई थी। उसने कोट को सीने से लगाए। उसकी टेबल और लैपटॉप पर उंगलियां फेरती आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह टेबल पर गिरते चले गए थे। अब तुम पहली बार मेरे ऑफिस आए तो ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा ना। वो बेजान कदमों से आगे चलती उसके कोट को कीमती मता के तरह सीने से लगाए उसकी कुर्सी पर आकर बैठी थी। बाबा ये प्रोजेक्ट बयान का है, मैं कैसे? वो फाइल को बंद करके बोला। तो क्या बंद कर दो इसे? कल को वो मुझसे आकर पूछेगा कि क्या मेरे होश में आने की उम्मीद नहीं थी, जो मेरे इतने महीनों की मेहनत को ज़ाया कर दिया। वो जोश में बोलते बोलते रो दिए थे। बाबा आई एम सॉरी बाबा, ऐसा नहीं कहें, मैं कोशिश करूँगा। वो इन्हें कंधों से थाम कर शर्मिंदगी से बोला था। तभी घर के नंबर पर उसने उसके मोबाइल पर कॉल आई थी। जी आने कब? अच्छा मैं पूछता हूँ ज़ुबैर से। आप परेशान हो प्लीज़, मैं फ़ोन करता हूँ आपको। जी अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन रखा तो उनके परेशान चेहरे पर नज़र पड़ी। आनी का फ़ोन था। वो ज़ुबैर के साथ बाहर निकली। मैं पूछता हूँ ज़ुबैर से। वो साल पर ज़ुबैर का नंबर मिलाकर बोला, हाँ ज़ुबैर कहाँ हो तुम लोग? क्या मतलब है तुम ऑफ़िस में हो? वो दोनों ही चौंके थे। पिछले 15 मिनट से वो ऑफ़िस में है और तुमने मुझे बताने की जहमत ही भी नहीं की। वो अब खड़ा होता गुस्से से बोला था। उसने कॉल काट कर उन्हें देखा था। अगर ऑफिस में है तो हमारे पास क्यों नहीं आई? एहसन साहब भी खड़े हुए थे। चेहरे पर परेशानी रकम थी। मुझे पता है बाबा, वो कहाँ है? आइए मेरे साथ। वो कहकर कमरे से निकला था। पीछे वो भी गए थे। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला था। तो के मुताबिक वो वहीं थे। कमरे में कदम रखा। उसने पीछे मुड़कर एहसन साहब को देखा था। जीन की आंखें नम हुई थी। टेबल पर उसके कोट पर सा रखे वो उसकी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। मिन्हा बेटा, एहसन साहब ने प्यार से पुकारा था। वो आराम से आंखें खोल गई थी। अपने सामने उन दोनों को देखा। उसने गायब दिमागी से सर उठाया था। सबको ज़रा सा सर को ज़रा सा मोड़कर उनके पीछे देखा था। उसकी इस हरकत पर आह ने निचला लब दांतों में दबाया था। मेरा बेटा ऑफिस आया है, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वो बशाशत से बोलकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए थे। जवाब दिए बगैर वो आहत को घूरने लगी। उसे अब याद आया कि वो यहाँ क्यों आई थी। बाबा मुझसे इससे पूछिए, इसने ज़ुबैर को मना किया है कि मुझे हॉस्पिटल ना ले जाए। वो आहत को हशमगी नज़रों से घुटू से बोली थी। वो गड़बड़ाया था। हॉस्पिटल में उसके बेतहाशा रोने पर ज़ुबैर को मना कर गया था कि वो उसे हमेशा खुद लेकर जाएगा। ये बात इन्हें भी मालूम थी। उन्हें समझ ना आया कि वो क्या बोले। ये बात नहीं है, मैंने ही आज से कहा था कि तुम्हें जब भी जाना हो ये तुम्हें खुद ले जाए। उन्होंने उसका मूड देखा, बर वक्त बात को संभाला था। मुझे अभी जाना है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। हाँ हाँ चलो, मैं ज़रा गाड़ी की चाबी। वो दरवाजे की जाने बोला था। जब उसकी आवाज़ पर पलटा था। गाड़ी की चाबी मेरे पास है। वो सिल्वर की चेन बढ़ाए हुए थी। वो दोनों ही टटके, तुम इसमें आई हो? वो अचानक हैरानी से पूछने की गलती कर गया था। हाँ और मुझे इसी में जाना है। फ़कतिये से बोलकर आहत को आजमाइश में डाल गई थी। बाई की गाड़ी चलाना इस वक्त उसके लिए आसान नहीं था। उसने बेबसी से बाप को देखा था। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ। वो उसके हाथ से की चेन लेकर आहत को देकर बोले।
आह ने शिकवा के नानजू से बाप को देखा था, पर उसकी नज़रों में खुद से ज़्यादा बेबसी देखा। वो सर झुकाए तेज़ी से कमरे से निकल गया था। आज 14 दिन हो गए तो उसे यूं बेखबर सोए हुए। वो रोज़ आती यकटक उसे तक तक कर घूरती रहती जब तक आहद उसे वहाँ से ना लेकर जाता। कैसी गुल अरसलान ने नम आंखों से उसके सर पर हाथ रखा था। कुछ भी बोले बगैर वो उसकी तरफ बढ़ी थी। आज पता नहीं क्यों वो दुश्मन जान उसके दिल और जान को तड़पा रहा था। तक सज़ा देंगे। वो धीरे से उसका हाथ थाम कर सिसकी थी। क्या कहा था आपने? मैं जब आवाज़ दूंगी आपको पाऊंगी। जुड़ कहा था ना आपने? उसके साकत वजूद पर झुकी भीगे लहजे में उसे से सवाल कर रही थी। मिन्हा मिन्हा आह ने पीछे से उसे थामा था। नन नहीं, आज नहीं। तुम हमेशा मुझे खामोश करवा देते हो। आज मैं बोलूँगी, ये सुनेंगे। इनको भी तो पता चले ना कि मुझ पर क्या गुजर रही है। वो उसके हाथ हटा कर बोली। आंखों में आंसू रवा थे। अरसलान ने अपनी आंखों को बहने दिया था। बस कर दो ना अब जानी, और कितनी सज़ा दोगे हम सब को? वो उस पर नज़रें जमाए दिल में बोला था। मैं स्ट्रांग रहते रहते थक गई हूँ मैं रोते रोते। वो उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका गई थी। आपको मुझ पर रहम नहीं आता? आपने कहा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना मोहब्बत? तो आंखें खोली वो अब उस पर झुकी उसके चेहरे को तकती बोल रही थी। आपकी मिन्हा बहुत तकलीफ़ में, दिल बंद हो जाएगा मेरा। इनको बोले मिन्हा इनसे बहुत मोहब्बत करती है। तड़प कर बोलती। उसकी ठंडी पेशानी पर उसने अपने पूरे हिद्दत लब रखे थे। उसके कितने ही आंसू उमर इब्राहिम के चेहरे को भिगो। वो अपने साथ आहद और अरसलान दोनों को रुला गई थी।